हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कोर्स। लेट्स कंटिन्यू विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कशन। हम लोग कार्बन फैमिली को डिस्कस कर रहे थे। अब हम देखते हैं एलोट्रॉपी। कार्बन के एलोट्रोप्स काफ़ी सारे हैं, इजंट इट? डायमंड एंड ग्राफाइट, दीज आर द टू मोस्ट कॉमन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसके अलावा देर इज ऑल्सो कोक, चारकोल, कोल, माइक्रोक्रिस्टलाइन ग्राफाइट्स। तो इस तरह के और भी एलोट्रोप्स हैं, तो हम इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमने सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी डायमंड और ग्राफाइट को डिस्कस किया है, तो इसको एक हल्का सा डिस्कशन देख लेंगे इसका रिव्यू टाइप में। सो डायमंड, ये वी नो इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इजंट इट? डायमंड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। यू कैन सी ईच डायमंड इज टेट्राहेड्रली कनेक्टेड टू अदर 4 कार्बन्स, इजंट इट? तो इसके वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। ओके, ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड and therefore it forms a giant covalent network. ओके, ये नेटवर्क सॉलिड में आता है, कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड में अपन इसको कैटेगराइज करते हैं। अब यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड इट इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन्स। इसके वजह से इसमें सिमेट्री आती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज fcc, सॉलिड स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो डायमंड इज fcc। और यहाँ पे it becomes a very strong substance. We know that diamond is one of the hardest substance because of that. Okay, क्योंकि इसके bonds बहुत ज़्यादा strong होते हैं और यहाँ पे FCC structure भी आ रहा है, okay, which is a close pack structure, isn't it? Close pack structure है. So that is the reason why diamond is the hardest substance. यहाँ पे कोई भी delocalized electron नहीं है, इसके वजह से it is non-conducting. ना परफेक्ट डायमंड तो अवेलेबल नहीं होगा आई थिंक, बट ऑलमोस्ट परफेक्ट डायमंड्स होते हैं, उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा ठहराए जाते हैं। तो अगर डायमंड में इम्प्योरिटीज़ है तो उसको कैटेगराइज या उसकी प्योरिटी अपन कैरेट में काउंट करते हैं, ओके, जिसके जो भी मेजर्स होते हैं कैरेट में अपन उसको लेते हैं। और प्योर डायमंड के प्राइजेस बहुत ज़्यादा है। प्योर डायमंड्स में जिसमें इम्प्योरिटी कम है उसी को अपन प्योर बोल रहे हैं। तो उस तरह के डायमंड के प्राइजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, जिसमें इम्प्योरिटीज़ है उसके प्राइजेस कम रहेंगे। इस तरह से उसको कैटेगराइज किया जाता है। उसके अलावा जैसे इसमें अगर कोई इम्प्योरिटी आ जाती है जो ट्रांजिशन मेटल की इम्प्योरिटी है, तो इसमें कुछ कलर्स भी आ जाएंगे और इन्हीं कलर के वजह से डायमंड में अलग अलग कलर्स अपने को देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द डायमंड्स आर एक्चुअली स्लाइटली ऑफ वाइट जो इम्प्योर होते हैं, लेकिन कभी कभी इट कैन ऑल्सो बी पिंक और स्लाइटली ब्लूइश टाइप का टिंज भी आ जाएगा। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम मेटल इम्प्योरिटी इसके अंदर। एंड अगर डायमंड का स्ट्रक्चर अच्छा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज़ इम्प्योरिटी, और उसके अलावा भी इसका स्ट्रक्चर अगर अच्छा आता है और उसकी वजह से इसमें कोई स्पेसिफिक कलर आता है, तो ये हाई क्वालिटी डायमंड में जाएगा फिर, और इसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ओके, बट इट इज़ अ ओवर प्राइज्ड रॉक। ओके, नेक्स्ट जो एलोट्रोप अपन देख रहे हैं कार्बन का, दैट इज ग्राफाइट। ग्राफाइट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। दिस इज इनफैक्ट द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ओके, ग्राफाइट इज मोर स्टेबल दैन डायमंड, ये ध्यान में रखना। ये अपने को थर्मोडायनामिक अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, समथिंग अराउंड 5 किलोजूल पर मोल इट इज़ मोर स्टेबल दैन डायमंड इटसेल्फ। ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं हेक्सागोनल रिंग्स दिख रहे हैं, दैट इज द ग्राफाइट रिंग्स और द ग्राफाइट शीट्स। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है बेसिकली। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है हर कार्बन का। मतलब ये जो रिंग्स दिख रहे हैं दीज आर बेसिकली बेंजीन टाइप ऑफ रिंग्स, और यहाँ पे p ऑर्बिटल्स रहेंगे जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले शीट के साथ वैन डर वाल्स फोर्सेस का बॉन्ड बनाएंगे, isn't it? तो यहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस इन्वॉल्व है बिटवीन द 2 शीट्स। ओके, इसी के वजह से ये जो लेयर्स है ये स्लाइड हो सकती है। दैट्स वाई ग्राफाइट इज स्लिपरी। यहाँ पे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इफ यू नो बेंजीन में देयर इज अ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो द रिंग ऑफ द बेंजीन, isn't it? तो यहाँ पे भी उस तरह के डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बिटवीन द शीट्स, और इन्हीं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ग्राफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान में रख लो। ओके, वी ऑलरेडी नो दैट इन फैक्ट। तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट। ओके, सो द पॉइंट यू वांट रिमेंबर कि ग्राफाइट इज एक्चुअली मोर स्टेबल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हर कार्बन का, एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये लेयर्स जो है ये स्लिप होते हैं। इफ़ यू टच द लीड ऑफ द पेंसिल, ओके, तुमको स्लिपरी लगेगा। दैट इज़ बेसिकली बिकॉज दिस लेयर्स ऑफ ग्राफाइट आर एक्चुअली कमिंग ऑफ। ओके, दैट्स वाई लीड इज स्लिपरी। नेक्स्ट एलोट्रोप है कार्बन का कोल। ओके, कोल जो होता है दैट इज बेसिकली फॉर्म ड्यू टू कार्बनाइजेशन ऑफ वेजिटेबल मैटर अंडर हाई प्रेशर। ओके,
जो डेड मटेरियल होते हैं जैसे ट्रीज़ और जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये जब बरीड होते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर, ओके, और जब अर्थ का क्रस्ट उसको प्रेस करता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, इट बर्न्स, बेसिकली इट बर्न्स एनारोबिकली, और जो वेजिटेबल मैटर है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोल। तो ये जो है दैट इज़ फॉर्म्ड नेचुरली, ओके। सो कोल इज़ ऑलवेज फॉर्म नेचुरली। इसको आर्टिफिशियली भी बनाने की कोशिश की है, बट इट्स मोर इकोनॉमिकल टू एक्चुअली गेट कोल नेचुरली। दैट्स वाई हम लोग कोल माइन्स है हमारे पास, इजंट इट, जहाँ से अपन कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं। So remember that coal is formed naturally and this is amorphous form of carbon. Amorphous form होता है कार्बन का, इसको अपन एज अ फॉसिल फ्यूल करके यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट फॉर्म इज़ कोक, ओके। कोक को जो है वो अपन कोल से ही बनाते हैं। कोल को हम सब्जेक्ट करते हैं इन अ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बाय हीटिंग इट इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो कोल को अगर मैं हीट करता हूँ इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं बेसिकली। और देर इज़ अ प्रोसेस टू इट, एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट हीटिंग इट, ओके। सो देर इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं अपन इन एब्सेंस ऑफ एयर, एंड व्हाट वी गेट इज़ अ कोक। कोक इज़ बेसिकली ग्रे इन कलर, ये ग्रेइश कलर का होता है, ओके, एंड इट इज़ पोरस होता है। और जिसके वजह से इसका जो इसका बर्निंग जो है ज़्यादा अच्छे से होता है, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा अपन टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल, ओके। तो कोल से ज़्यादा कोक में अपन टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं, इसलिए कंबशन के लिए कोक को यूज़ किया जाता है, ओके। दिस इज़ एक्चुअली ऑल्सो जनरली यूज्ड इन समथिंग लाइक बारबेक्यूज़, अगर जैसे लोग बारबेक्यू करते हैं, ओके, तो उसमें कोक को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म नेचुरली ऑब्वियसली, ओके, बिकॉज कोल तो हो रहा है, अगर कोल ही अगर और ज़्यादा हीट हो गया कंप्रेस फॉर्म में, सो व्हाट यू गेट इज़ अ कोक, ओके। बट कॉमनली जो है उसको अपन बनाते हैं बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ओके। सो दैट इज़ कोक। जो नेक्स्ट फॉर्म है दैट इज़ फुलरिन। फुलरिन की डिस्कवरी 1990 में हुई थी, ओके। इसको सूट में पाया गया था। जब अपन कोई चीज़ बर्न करते हैं, कार्बनाइज मैटर को बर्न करते हैं, उससे जो सूट निकलता है, तो उस सूट को एनालाइज किया गया, तो उसमें फुलरिन के मॉलिक्यूल्स पाए गए, ओके। तो ये दीज मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली C60 मॉलिक्यूल्स। इसमें 60 कार्बन्स होते हैं, और भी अलग अलग टाइप के फुलरिन्स है, और इसमें ज़्यादा कार्बन्स भी होते हैं या कम कार्बन्स भी होते हैं, बट जो सबसे कॉमन देखा गया है दैट इज़ C60। इसको फुलरिन इसलिए बोला गया है क्योंकि देयर वाज एन आर्किटेक्ट नोन एज बकमिनिस्टर फुलर, ओके। और ये आर्किटेक्ट खासियत था कि इट यूज टू बिल्ड डोम लाइक स्ट्रक्चर विच बेसिकली रिजेंबल्ड लाइक दिस, लाइक अ हाफ डोम लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे ऊपर का पोर्शन अगर तुम देखो तो वो उस टाइप का स्ट्रक्चर वो बनाता था। वॉज वेरी वेल नोन, ही वॉज अ वेरी फेमस आर्किटेक्ट एक्चुअली। और उसने ये भी प्रपोज किया था कि यू कैन एक्चुअली लिव इन दिस टाइप ऑफ हाउसेस, दीज आर एक्चुअली बेटर। इस तरह के हाउसेस अगर तुम बनाते हो और उसमें अगर रहते हो, these are more economical. These houses can actually withstand natural calamities जैसे earthquake हो गया या फिर tsunamis हो गई, तो उनको ये withstand कर सकता है because these are very strong. He was right about that, लेकिन it is not economical क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो space है वो unoccupied रहता है या unused रहता है, and we like to use spaces, and that's why we don't actually live now in dome shaped houses, okay. That's why we live in a brick houses, cubic houses basically. The reason for that because we like to use spaces, okay. Dome shaped houses, people actually built it. कुछ लोगों ने इसको build भी किया, उसके अंदर रहे भी, और उनको ये पता चला कि it's not natural, okay. You don't actually use lot of the space that is in there, and that's why we didn't actually got it commercialized, okay. So in honor of that or whatever, in memory of बकमिनिस्टर फुलर, इसको फुलरिन बोला गया है बिकॉज इट लुक्ड लाइक द स्ट्रक्चर्स ही बिल्ट, ओके। अब फुलरिन जो हम सबसे कॉमन ले रहे हैं दैट इज C60, इसको बकी बॉल भी बोला जाता है, ओके, बिकॉज रिमेंबर बकमिनिस्टर वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द गाय, तो उसको इसलिए बकी बॉल भी बोला जाता है। सो दिस इज C60। इसमें 12 पेंटागोनल रिंग्स और 20 हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, ओके, or faces you can say. So if you look here, these you can see these are hexagonal, और बीच में there is a pentagonal, and these are in alternating fashion. हर pentagonal के बाद there is a hexagonal, and हर hexagonal के बाद there is a pentagonal ring. इस तरह से ये ring structures आए थे,
ओके, दिस इज बेसिकली लाइक अ फुटबॉल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है. फुटबॉल में भी अगर तुम देखोगे तो यू विल सी दिस पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. Okay, these are sp2 hybridized. Each carbon is sp2 hybridized and it is bonded to 3 other carbons, obviously, because it is sp2 hybridized. Okay, and so that means that there is going to be delocalized electrons. Okay, because sp2 hybridized रहने के वजह से एक p ऑर्बिटल बचा रहेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये फिर ओवरलैप हो रहा है. समथिंग वेरी सिमिलर टू बेंजीन. ओके, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इज़ बेसिकली लाइक अ ग्राफाइट शीट जो प्लेनर के जगह कर्व्ड हो गई है. ये कर्व्ड इसलिए हो गई है क्योंकि कहीं कहीं पे रादर दैन हेक्सागोनल बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर यू हैव अ पेंटागोनल स्ट्रक्चर. तो इसके वजह से इट अज्यूम दैट बेंट शेप. और सबसे ज़्यादा स्टेबल जो फॉर्म होता है इसका वो होता है स्फेरिकल फॉर्म, एंड दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, सो एट दैट टाइम ऑब्वियसली इसका कोई ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं पता चला, लेकिन after some time people realize that these can be used to construct something called as carbon nanotube. अगर आप लोगों ने इस कार्बन नैनोट्यूब के बारे में अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है. इनको CNT बोलते हैं. दिस इज़ अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी. काफ़ी रिसर्च चल रहा है कार्बन नैनोट्यूब्स के ऊपर. लॉट ऑफ द लैब्स, लॉट ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अराउंड द वर्ल्ड आर वर्किंग ऑन इट, एंड दीज आर कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली लाइक अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी. अभी तक कमर्शलाइज नहीं हुई है, बट वेरी सून इट शुड गेट कमर्शलाइज. एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी होप. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्च, कार्बन नैनोट्यूब इज़ द आंसर टू ऑल ओवर थिंग्स. ओके, जैसे अगर तुमने किसी साईफाई मूवीज़ में गैजेट्स देखे हैं या कुछ मेडिकल एडवांसेस अगर देखे हैं किसी साईफाई मूवीज़ में, दैट कुड ऑल बी डन यूजिंग दिस कार्बन नैनोट्यूब्स. तो इसके एप्लीकेशंस को लिमिटलेस बताया गया है. हर फील्ड में मोस्ट लाइकली दे विल बी यूज्ड, इंक्लूडिंग मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. इसमें भी आई हैव सीन कि दे हैव बिल्ट अ टी शर्ट जहाँ पे देयर आर नो वायर्स, ऑब्वियसली जस्ट द सर्किट डायग्राम ऑन द टी शर्ट, और जिसके वजह से कुछ ग्लो होता है, यू गेट अ नेम और वट एवर, एंड दिस कैन बी कस्टमाइज्ड. तो इस तरह के कुछ टी शर्ट्स अभी मार्केट में आए हैं. अपने तरफ नहीं आए हैं, बट समथिंग इन कैलिफोर्निया और समथिंग लाइक दैट इन US इस तरह के टी शर्ट्स आए हैं. सो ऑब्वियसली द एप्लीकेशन ऑफ कार्बन नैनोट्यूब इज़ ह्यूज. लिमिटलेस एप्लीकेशंस. किस तरह से अपन यूज़ कर सकते हैं इनको, ये अपने इमेजिनेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा. बट टू बिल्ड द कार्बन नैनोट्यूब इज़ अ एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी. तो इसके ऊपर काम चल रहा है ऑब्वियसली, और धीरे धीरे इसके प्राइसेस भी कम हो जाएंगे और कमर्शलाइज भी हो जाएगा. ओके, अब अपन नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं ग्रुप 14 का, दैट इज हाइड्राइड्स. ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्चुअली फॉर्म हाइड्राइड, और इनके जो हाइड्राइड होते हैं दे MH4 टाइप के फॉर्म करते हैं हाइड्राइड, बिकॉज दैट इज द वैलेंसी ऑफ दिस ग्रुप. कार्बन के तो बहुत ज़्यादा हाइड्राइड है. कार्बन गिव्स इमेंस नंबर ऑफ हाइड्राइड्स. बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्राइड्स अपने को मालूम है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन हाइड्रोकार्बन. ओके, सिलिकॉन और जर्मेनियम के कुछ हाइड्राइड मिलते हैं, कुछ वैरायटी है इनमें, लेकिन टिन और लेड ये इसी दो टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगे. ओके, कार्बन के हाइड्राइड को हम अल्केन बोलते हैं, सिलिकॉन के हाइड्राइड को सिलेन बोलते हैं, जर्मेनियम के हाइड्राइड को जर्मेन, टिन के हाइड्राइड को स्टैनेन, और लीड के हाइड्राइड को प्लम्बेन बोलेंगे. ठीक है, कार्बन के हाइड्राइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा स्टेबल है. एंड एज यू गो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी. ठीक है ना, एज यू गो डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी विल डिक्रीज. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सेंट्रल जो एलिमेंट है मेटल अपना, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है. उसके वजह से जो MH जो बॉन्ड है दैट इज़ गोइंग टू गेट वीकर एंड वीकर, और इसके वजह से स्टेबिलिटी और डिक्रीज होती जाएगी एज यू गो डाउन द ग्रुप. कार्बन के हाइड्राइड बर्न नहीं होते अनलेस एंड अनटिल यू पुट फायर टू इट. ओके, इसको अपन एज अ LPG करके यूज़ करते हैं. LPG पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इस तरह के फ्यूल्स करके यूज़ करते हैं, और सबको अपने को बर्न करना पड़ता है. दे डोंट स्पॉन्टेनियसली बर्न. ओके, या दे डोंट अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन. ओके, कार्बन के हाइड्राइड. बट सिलिकॉन के जो हाइड्राइड्स है दे कैन अंडरगो स्पॉन्टेनियसली कंबशन. ओके, SiH4 जो है दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ सिलिकॉन, और ये स्पॉन्टेनियस कंबशन नहीं देता. ओके, लेकिन बाकी के जो हाइड्राइड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल Si3H8, ऑलराइट, दिस इज बेसिकली लाइक अ प्रोपेन ऑफ सिलिकॉन, इजंट इट.
तो ये जो है दैट स्पॉन्टेनियसली बर्न्स इन एयर, ओके, स्पॉन्टेनियस कंबशन में जाता है। तो बाकी के हाइड्राइड्स स्पॉन्टेनियसली कंबशन होते हैं, लेकिन SiH4 का कंबशन नहीं होता और कार्बन के हाइड्राइड्स का नहीं होता। और बाकी जितने भी हाइड्राइड्स है दे अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ओके। नेक्स्ट जो डिफरेंस आप अपने को मिलता है यहाँ पे वो ये कि अल्केन्स और सिलेन्स दे डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ओके, they did not undergo hydrolysis spontaneously. Silanes actually थोड़ा बहुत हाइड्रोलिसिस दिखाते हैं, but not to a great extent, ठीक है ना। सो कार्बन तो दिखा ही नहीं सकता हाइड्रोलिसिस, बिकॉज कार्बन के पास देर इज नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, isn't it? That's why it does not undergo hydrolysis, and silanes also do not undergo hydrolysis. लेकिन अगर इसमें ट्रेस अमाउंट ऑफ अल्कली अगर डाल दे तो सिलेन के जो हाइड्राइड्स है दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस और हमको SiO2NH2O इस तरह के हाइड्रेटेड सिलिका मिलेगा अपने को। व्हाट यू गेट इज अ हाइड्रेटेड सिलिका इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ अल्कली, ओके। अदरवाइज अगर प्योर वाटर में अगर करते हैं अपन तो सिलेन्स विल नॉट हाइड्रोलाइज, जस्ट अ ड्रॉप ऑफ अल्कली अगर उसमें डालते हैं तो इट डज अंडरगो हाइड्रोलिसिस और अपने को हाइड्रेटेड सिलिका अपने को मिलता है। नेक्स्ट जो कंपाउंड अपन देख रहे हैं वो है ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14, ओके। ऑल ऑफ देम एक्चुअली फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ MO2 टाइप एक्सेप्ट PB का PbO बनता है विच इज़ एक्चुअली मोर स्टेबल, बट PB ऑल्सो फॉर्म्स PbO2, ओके। तो सारे के सारे एलिमेंट्स इसी टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं इंक्लूडिंग कार्बन इटसेल्फ। एंड एज यू गो डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स डिक्रीजेस एंड द बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। एज यू गो डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा और बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। तो देखो कार्बन के दो ऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन का एक ही ऑक्साइड रहेगा SiO2, दैट इज द मोस्ट स्टेबल वन, एंड दीज टू आर एक्चुअली एसिडिक, ओके। कार्बन का ऑक्साइड्स एंड सिलिकॉन का ऑक्साइड्स दीज आर एसिडिक इन नेचर। जर्मेनियम के ऑक्साइड दो होते हैं, GeO विच इज सिमिलर टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड GeO2 विच इज सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो बाकी सब में तुमको दिख रहे हैं मोनोऑक्साइड तो तुमको मिल ही रहे, बाकी सब में एट द सेम टाइम डाइऑक्साइड्स भी मिल रहे हैं। सिलिकॉन में सिर्फ डाइऑक्साइड मिलेगा अपने को, ओके। और इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी अपन ने देखा हुआ है, सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर देखा है और अभी थोड़ी देर बाद इसका और एक बार स्ट्रक्चर अपन देखने वाले हैं। तो जर्मेनियम ऑक्साइड और टीन ऑक्साइड्स जो है दीज आर एम्फोटेरिक, ओके। जर्मेनियम एंड टीन ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। PB के जो ऑक्साइड होते हैं दीज आर एक्चुअली बेसिक एंड दिस मेक सेंस, क्योंकि देखो मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। मेटालिक कंपाउंड के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटालिक कंपाउंड के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और वही ट्रेंड अपने को यहाँ पे दिख रहा है, ओके। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है इसलिए एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ओके। उसके बाद Pb3O4 दिस इज एक्चुअली अ मिक्स्ड ऑक्साइड। ये ऑलरेडी अपन ने रेडॉक्स चैप्टर में देखा है, क्योंकि यहाँ पे जो PB का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो फ्रैक्शनल आता है, इसका मतलब ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, ओके। इसका जो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुम निकालते हो तो ये आता है +8/3 विच इज़ नॉट करेक्ट, isn't it? That's because fractional oxidation state नहीं हो सकते। This is basically an average oxidation state। इसमें दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, PbO एंड PbO2, ये दो तरह के ऑक्साइड्स है और इनका जो रेशो रहेगा 2:1 का रेशो रहेगा इसमें, ओके। एंड दैट्स व्हाई वी गेट Pb3O4, ओके। 2:1 के रेशो में इसको कंबाइन करो तो यू गेट Pb3O4। सो इट्स एक्चुअली अ मिक्स्ड ऑक्साइड, और ये मिक्स्ड ऑक्साइड जो होता है दैट इज़ एम्फोटेरिक, ओके, दैट इज़ एम्फोटेरिक। आई बिलीव ये स्लाइटली बेसिक ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऑक्साइड बेसिक है, इससे ये भी बेसिक होना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज़ एम्फोटेरिक। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है और कहीं पे रीज़न भी नहीं दिया है। सो जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट दैट इज़ गिवन इन द बुक, इट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बट व्हाई इसका कोई रीज़न नहीं दिया है, ओके। नेक्स्ट ऑक्साइड देखते हैं अपन SiO2, दैट इज़ अ वेरी कॉमन ऑक्साइड, इजंट इट। तो यहाँ पे SiO2 इज़ अ इनफाइनाइट 3-डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड स्टेट में देख चुके हैं अपन ने। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है बेसिकली। सो दिस इज सिलिकॉन
ओके ये ब्लू वाले जो स्फीयर्स है दीज आर सिलिकॉन्स, और जो ब्राउन वाले स्फीयर्स है दीज आर ऑक्सीजन, एंड यू कैन सी दैट ईच ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू 2 सिलिकॉन एंड ईच सिलिकॉन इज कनेक्टेड टू 4 ऑक्सीजन। ओके इसका एवरेज स्ट्रक्चर अपन लिखते हैं SiO2 विच इज बेसिकली एन एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दैट नेटवर्क सॉलिड। एम्पेरिकल फार्मूला है, SiO2 में डबल बॉन्ड नहीं होते, सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, और उसका स्ट्रक्चर ये दिया हुआ। ओके obviously if you look at it SiO2 it has a structure that is very similar to something like a diamond structure, लेकिन there is alternating carbon and there is alternating silicon and oxygen here। okay silicon का oxidation state क्या रहेगा इस केस में, you can pretty much guess right, tetrahedral रहने की वजह से silicon का oxidation state sp3 ही रहेगा यहाँ पे। there is no delocalized electron, इसके वजह से it won't conduct electricity, although there will be a lone pair of electron जो इसमें दिए जा सकते हैं। यू कैन गेट kind of like a d pi p pi बॉन्ड, जिसके वजह से इसमें थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी आ सकती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर बेसिकली GeO2, SnO2 एंड PbO2। दीज आर ऑल सॉलिड। ओके दीज आर ऑल यू कैन से मेटालिक सॉलिड्स, जिसके वजह से यू नो GeO2 एंड SnO2 दीज आर एम्फोटेरिक एंड दिस इज एक्चुअली बेसिक। ओके दीज आर ऑल सॉलिड्स। ओके तो यहाँ पे अपन रुकते हैं। दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। विल कंटिन्यू विद मोर कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14 in the next video. I suggest you subscribe if you want to get notifications for the new videos. जो आने वाले videos है उनका notification आपको मिलता रहे, इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो। Okay, thank you very much. Bye bye. I will see you in the next one.